हाँ जी, very good evening, dear students. Welcome back to Sachdeva's chemistry classes. So far, till yesterday's lecture, आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ ली हैं। तो अब हम सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे ऑफ कोर्स। तो टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना, उसमें जो सॉल्यूशंस हमने यूज़ करी थी वो डिल्यूट सॉल्यूशंस थी और वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती थी और उनमें जो सॉल्यूट होते थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते थे। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं ना तो एसोसिएट करते हैं ना डिसोसिएट करते हैं। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में हम ये कहेंगे कि एक्चुअली तो कोई सॉल्यूशन डिल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा डिल्यूट सॉल्यूशन ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो और सॉल्यूट जो है वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि शुगर, जैसे कि यूरिया तो नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जैसे कि एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट हो सकते हैं NaCl, KCl, KNO3, BaCl2। इनको जब सॉल्वेंट में डालेंगे, से वाटर में, ये सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये या तो डिसोशिएट कर जाते हैं और कई बार एसोशिएट भी कर जाते हैं। अगर सपोज़ करो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम और हाइड्रोक्साइड में ब्रेक कर जाएगा, इसका तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 40 हो गया। लेकिन वाटर में डाला, सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, तो इसका मास तो चेंज हो गया। तो एक्सपेक्टेड मास जो था 40 था, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व मास किया वो डिफरेंट था एक्सपेक्टेड मास से। या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 था, लेकिन हमने जब इसको वाटर में पुट किया तो इसका मास चेंज हो गया। ये जो चेंज इन मास है, दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमेशा डिसोसिएशन ही होती है, एसोसिएशन भी होती है। लेकिन जब डिसोसिएशन होती है, जैसे NaOH कटाइन और एनाइन में ब्रेक करता है, तो देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट पे। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट इंक्रीज कर जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। जितनी हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए थी, उनके कंपैरेटिवली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कैसे कोरिलेट इनको किया जा सकता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 थी। उन सब में अगर यहाँ पे सपोज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था तो M2 यहाँ पे आ रहा था, मतलब रेसिप्रोकल आ रहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी M2 नीचे आ रहा था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी M2 नीचे आ रहा था और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी M2 रेसिप्रोकल आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट डिक्रीज कर जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नाउ ये तो ठीक है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट इंक्रीज करेंगे। जैसे NaOH को पानी में डाला तो वो Na+OH नेगेटिव में ब्रेक कर गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट इंक्रीज कर गए। मॉलिक्यूलर मास सोडियम का अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड का अलग हो गया, डिक्रीज कर गया। लेकिन ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट डिक्रीज कैसे करेंगे? उसके लिए एक एग्जांपल है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCOOH, ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट कर जाते हैं। एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बना दिया, मतलब 2 मॉलिक्यूल थे तो इन्होंने
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, दूसरे के क्लोज आ गए, इनकी बॉन्डिंग होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट इनके डिक्रीज कर गए। जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट डिक्रीज कर जाएंगे तो नेचुरली मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है और मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे, ये ज्वाइन कर गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सल्यूट डिक्रीज कर गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर गई। पर मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा तो जो नया मॉलिक्यूलर मास आएगा उसे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और ये नॉन डिल्यूट सॉल्यूशन में या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करता है या एसोशिएट करता है। तो मॉलिक्यूलर मास जब चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस कब ऑब्जर्व किए जाते हैं? नेचुरली जब नंबर वन सॉल्यूशन नॉन आइडियल होती है, यानी कि सॉल्यूशन डिल्यूट नहीं होती। नंबर टू सॉल्यूट की एसोसिएशन हो जाती है या सॉल्यूट की डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन मतलब कि जैसे NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक कर गया। एसोसिएशन मतलब जैसे दो मॉलिक्यूल थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन करके एक ही मॉलिक्यूल बना दिया, ये डायमर बन गया। और डायमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल ज्वाइन करके एक ही मॉलिक्यूल बन गया, तो ये एसोसिएशन इसे कहा जाता है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस तब ऑब्जर्व किए जाएंगे, नंबर वन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगी, या सॉल्यूट की एसोसिएशन होगी, या सॉल्यूट की डिसोसिएशन होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में पढ़ना है। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब कि कितनी एसोसिएशन हुई है या कितनी डिसोसिएशन हुई है, वेंट हॉफ ने 1880 में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसे आयोटा, यानी कि आई के साथ लिखते हैं, इसे आपने आयोटा पढ़ना है। तो वेंट हॉफ फैक्टर जो था 1880 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होती है, और अगर सल्यूट की एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और आपने अभी अभी देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मासेस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखे हैं आयोटा इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का मतलब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास का मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसे MC अपॉन MO के साथ लिख देते हैं। तो इसका मतलब कि आयोटा जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। तो ये रिलेशनशिप जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो एक्सप्रेशन हैं उनको हमने मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई इसलिए कर देना है कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि दुनिया में जो आइडियल सॉल्यूशंस होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती हैं। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्रेशंस हैं उनको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से ये होगा
कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को भी कंसिडर कर लेंगी, ठीक है? यानी कि सॉल्यूट की एसोसिएशन और डिसोसिएशन को भी काउंट अप कर लेंगी। तो जैसे हमारे पास पहला एक्सप्रेशन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो ये था इज इक्वल टू एक्स टू। एक्स टू क्या था? एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। हमने इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट वाज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास थी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, उसमें था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। हमने इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इसको हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्यूशंस जो हैं उसमें सॉल्यूट एसोशिएट भी कर सकता है, डिसोशिएट भी कर सकता है। और लेट अस अज्यूम कि अगर नहीं एसोशिएट करता या नहीं डिसोशिएट करता, फिर आयोटा की वैल्यू 1 होती है। उन सॉल्यूट्स के लिए जहाँ पे सॉल्यूट एसोशिएट भी नहीं करता, डिसोशिएट नहीं करता, वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर आयोटा की वैल्यू 1 होती है। ये हम आगे चल के भी बताएंगे। तो वैसे आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है अगर डिसोशिएशन हो। ये लिखा हुआ है आगे अगले पेज पे। आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है अगर सॉल्यूट एसोशिएट कर जाए। आयोटा की वैल्यू 1 होती है अगर सॉल्यूट की ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो। फिर तो ये 1 हो गया, फिर तो ये आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर बन गया। फिर तो मतलब कि जो हमने पढ़ा है ये एग्जैक्टली वही रहेगा। लेकिन अब ये सारा डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा है, वो डिसोशिएट करता है कि एसोशिएट करता है। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कटाइन और एनाइन के पार्ट के बने हुए हैं वो तो डिसोशिएट ही करेंगे। हाँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसोशिएट करते हैं। हाँ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एसोशिएट तभी करते हैं जब उनको बेंजीन में डाला जाता है। वो डिसोशिएट भी कर सकते हैं वाटर में, लेकिन टू वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो टोटलिटी में आई वांटेड टू से कि आयोटा तीनों काम करेगा, एसोसिएशन का, डिसोसिएशन का, और अगर एसोसिएशन ना हो या डिसोसिएशन ना हो तब भी आयोटा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अब मतलब टोटलिटी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आयोटा इज़ ग्रेटर देन 1 अगर डिसोसिएशन होती है, आयोटा इज़ लेस देन 1 अगर एसोसिएशन होती है, आयोटा इज़ इक्वल टू 1 अगर ना एसोसिएशन होती है ना डिसोसिएशन होती है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि कोई सल्यूट है, उसको सॉल्वेंट में डाला तो वो डिसोशिएट कर गया, तो उसकी कितनी डिसोसिएशन हुई है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, जिसे कि अल्फा के साथ लिखते हैं, हर जगह पे लिखा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, इसे अल्फा के साथ ही लिखते हैं। लीजिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन भी होता तो भी अल्फा ही लिखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करना है कि आपके पास जो इनिशियली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे सल्यूट के, उसमें से कितने सल्यूट डिसोशिएट कर गए हैं इक्विलिब्रियम पे, तो दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is equal to number of mole dissociated upon total number of moles taken initially.
यानी कि शुरुआत में शुरुआत में आपने कितने नंबर ऑफ मोल लिए थे, ठीक है। Excuse me. Okay. Yes, it has taken 1 minute है, लेकिन I want to be like I want your notes to be very very perfect. तो degree of dissociation alpha is equal to number of mole dissociated, मतलब कितने मोल डिसोशिएट कर गए हैं इक्विलिब्रियम में, अपॉन कितने मोल्स आपने शुरू में लिए थे। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने बुक के अकॉर्डिंगली नहीं करनी, जैसे मैं आपको करवाऊंगा आपने वैसे करनी है, ठीक है। ये KCl है, तो ये डिसोशिएट कर रहा है K प्लस और Cl नेगेटिव में। इनिशियल नंबर ऑफ मोल KCl का हमने 1 ले लिया। तो जब इसने डिसोशिएट नहीं करना शुरू किया था, जब आपने KCl को वाटर में नहीं पुट किया था, K प्लस और Cl नेगेटिव आपके पास 0 और 0 थे। तो डिसोसिएशन के बाद मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा हो गया। ये जितना डिसोशिएट करता है ना, उतना ही कैटायन और अनायन एसोशिएट करता है। अब आप टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन ले लीजिए। तो ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, हमने इक्विलिब्रियम का साइन बनाया हुआ है। ये कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सबको ले लेना आपने, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी। माइनस अल्फा प्लस अल्फा को काट दीजिए, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा हो गया। आयोटा किसके इक्वल होता है, एम सी अपॉन एम ओ के इक्वल होता है एक तो, और एक होता है नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। ये भी इसका एक्सप्रेशन है, और सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। आयोटा इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब जैसे हम निकालते हैं, जैसे से सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होता है डिसोसिएशन के बाद, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल टेकन बिफोर डिसोसिएशन। तो अब हमारे पास आ गया एओर्टा इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम ओ, यानी कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। यानी कि ये और ये और ये, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल लिया है तो इसके रेसिप्रोकल यहाँ पे नॉर्मल लिया है। नंबर ऑफ मोल टेकन इनिशियली was 1 and number of mole after dissociation was 1 plus alpha। ये 1 plus alpha वहाँ से आया है। अब आपने इस एक्सप्रेशन में MC की वैल्यू तो अपने आप पुट करनी है। MO को कैसे निकालना है, MO को निकालने के लिए जो आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कराई थी, तो न्यूमेरिकल में जोन सा भी डाटा दिया होगा, वहाँ से M मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आपने निकाल लेना है। तो अगर डिसोसिएशन हुई है तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 लिख देना है। तो यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अल्फा इज कैलकुलेटेड। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसको भी आपने अल्फ़ा के साथ रिप्रेजेंट करना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा, जैसे डिसोसिएशन में था कि नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, यहाँ पे भी वैसे ही है, बस वहाँ पे डिसोशिएटेड था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसोसिएटेड आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसकी हमने एक एग्जाम्पल लेनी है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के, और इनको एक ख़ास किस्म के सॉल्वेंट में डाला गया। मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के, इसको ख़ास किस्म के सॉल्वेंट में डाला गया जिसे बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन में डालने के बाद ये एसोसिएट कर गया, ये डायमर बन गया। ये डायमर कैसे बना, ये मैंने अभी बताया था आपको पेज नंबर 1 पे। ये मतलब समझ लो कि CH3COH है, ये भी CH3COH है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। तो पहले तो अलग अलग थे, जब इसको बेंजीन में डाला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, तो ये डायमर बन गया, मतलब दो से एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि दो मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन अब इसको ब्रैकेट में डाल के बाहर 2 लिख दिया है, मतलब कि ये ट्वाइस हो गया, मॉलिक्यूल एक है। इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 है बेंजीन में डालने से पहले, और बेंजीन में अभी डाला नहीं है तो ये डायमर नहीं बनेगा, तो ये 0 है। तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, इसे 1 माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं। अब ये डायमर बना है तो हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक है, डायमर बनाना, तो ये इसका जो डिसोसिएशन नहीं हो रहा, एसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि ये 2 से 1 हो गया, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से 1 हो गया, मतलब आधा रह गया ना, अल्फ़ा बाय 2 हो गया। ठीक है, अब वंस अगेन हमने जैसे डिसोसिएशन वाले टॉपिक में लिया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन ले लेंगे, इनको प्लस कर देंगे। हमारे पास हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय 2। माइनस अल्फ़ा में से हाफ अल्फ़ा को माइनस कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। तो आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल टू MC अपॉन MO इज इक्वल टू, जैसे पिछले टॉपिक में लिया था, वहाँ पे लिया था नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। सो aorta is equal to MC upon MO is equal to 1 minus alpha by 2 upon 1। मतलब ये 1 की तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे नीचे, ये 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 ही हो गया। तो इस एक्सप्रेशन से आप अल्फ़ा को कैलकुलेट कर सकते हो। और ये नोट मैंने लिखा तो यहाँ पे है, पर मैं आपको बता चुका हूँ, अगर डिसोसिएशन होती है तो अल्फ़ा की आयोटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है। अगर एसोसिएशन होती है जैसे ये हुई है, तो आयोटा की वैल्यू 1 से लेस हो जाती है। और अगर सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना तो वो एसोसिएट करता है ना डिसोसिएट करता है, तो उस केस में आयोटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्लियर? आई एम श्योर कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 25-26 मिनट का अगर टॉपिक होता है तो 25-26 मिनट के नोट्स भी तो होते हैं, तो टॉपिक तो 1 आवर का हो जाता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मतलब व्हेन एवर आई सी कि आपने कई बार लेक्चर देखा ही नहीं होता, सुना ही नहीं होता प्रॉपरली,
तो फिर आपने न्यूमेरिकल्स भी नहीं निकाले होते हैं, थोड़ा पीछे पीछे रह जाते हो। कोई शायद आपको बिजीनेस ज़्यादा है, या आई डोंट नो, आपकी कुछ मे बी आपके पेरेंट्स आपको घर का काम ज़्यादा करने के लिए कह देते हैं। मतलब काम कंप्लीट नहीं होता, होमवर्क सबमिट नहीं करवाते आप। और जब मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स, तो तो प्रॉब्लम्स तो वही बच्चे देते हैं ना जिनको, जो काम करते हैं। जो काम नहीं करते वो प्रॉब्लम्स कैसे दे सकते हैं? तो बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना। दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू बैक टुमारो विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। कल हमारा टॉपिक का लास्ट चैप्टर होगा, दिल बी न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन this topic, abnormal molecular mass. Right? With this, I take your leave. Thank you very much. Have a nice day. Love you.